मुझे क्विज लेना है, मुझे बता दें आज लूं कि कल लूं। नहीं नहीं, नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा ना टाइम मेरे पास। ये चैप्टर जो है मुझे आज कंप्लीट करना था, लेकिन टाइम नहीं हो रहा क्योंकि बहुत स्लो जा रहा है काम। बहुत फर्क है फिजिकली बोर्ड पे करवाने में और यहाँ पे करवाने में। इधर बहुत टाइम लगेगा। नहीं तो कल जो है वो मैं, आज भी अगर मैं लूंगा तो मैं जो है वो 1 डेढ़ घंटे के गैप से ले सकता हूँ, मसला नहीं है मुझे भाई। 5 बजे ले लेंगे, 5:30 बजे ले लेंगे, 6 बजे ले लेंगे, 10 बजे ले लेंगे, 12 बजे ले लेंगे, आप जो जैसा बोले। और कल भी ऐसी कोई टाइमिंग होगी। सर वाइवा की बात कर रहे हैं? क्विज क्विज। रात में ले लें 12 बजे। सर सैटरडे कर लें, सैटरडे से। नहीं नहीं, सैटरडे बहुत दूर है भाई। सर आज कल क्या दिन है? कल आज 4 बजे कर जुमेरात है। लें। आज जुमेरात है, सैटरडे को ले लें मॉर्निंग में जो है 9 बजे। ओके। सर सैटरडे को कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम है, सैटरडे को नहीं है। देखा, ये पूछने पे यही होता है मसला, कोई कहीं पे भी मुतमईन नहीं होगा। ठीक है जी, कल सर जो है आज रात में ही ले लें। चलें कल के टाइम दे देते हैं। कल मॉर्निंग में किसी की क्लास है? जी सर। ये सर सीए की लैब है आई थिंक। ठीक है, कल कल 5 बजे का टाइम रख दें। ओके। सही है। जी सर, कल सही है 5 बजे। ठीक है भाई, मैं क्विज डाल दूंगा उसके अंदर और जो है वो, तो आप, वो टाइम उसमें मेंशन होगा, आधे घंटे का टाइम नॉर्मली होता है। 20 मिनट का क्विज होगा, बाकी 10 मिनट आप उसमें अपलोड करने में देख लीजिएगा। ये डायग्राम में कुछ पूछना है आपने? सब क्लियर है डायग्राम में? श्रीश, अब ये जो लिखा हुआ है D7 बार, अरे क्या हो गया? देखिए जी, ये अब लिखा हुआ है D7 बार, इसको भी समझने क्या लिखा हुआ है। D7 बार का मतलब ये है कि D7 डिकोड नहीं हो रहा। जब D7 डिकोड नहीं हो रहा तो फिर इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। ये क्लियर सबको? है सर। सर रिपीट करिए। मैं कह रहा हूँ कि ये लिखा हुआ है D7 बार, D7 के ऊपर बार लगा हुआ है, इन्वर्टर लगा हुआ है, तो D7 एक्टिव नहीं है। जब D7 एक्टिव नहीं है तो फिर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगी ना, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है सर। जी, तो जब मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगी तो अब मुझे ये देखना है कि ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है कि इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। तो आई पर बार नहीं लगा हुआ, आई पर बार नहीं लगा हुआ। जब आई पर बार नहीं है इसका मतलब है आई एक्टिव है, आई इज इक्वल टू 1 है। तो फिर ये हो गई इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, मेमोरी रेफरेंस की इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होगी। और किस वक्त ये काम होगा? T3 क्लॉक पल्स पे ये काम होगा। जब D7 बार हो, I 1 हो और क्लॉक पल्स की जो है वो T3 पर राइजिंग है जाए या एक्टिव हो, उस वक्त ये काम हो जाए। कौन सा काम? ये वाला काम। मेमोरी के इस लोकेशन पे जो AR पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको उठा के AR में डाल दिया, तो अब ये AR में इफेक्टिव एड्रेस आ गया। और यही काम हमने जो है यहाँ पर इधर चैट में भी लिखा हुआ है, ये रहा।
सेम, बिल्कुल डिट्टो सेम। तब इसका मतलब ये होगा कि जब भी ये लिखा हुआ होगा कोड, तो फिर इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी रेफरेंस में इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होगी, तो उस वक्त ये काम हो रहा होगा। और नीचे जो लिखा हुआ है ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि D7 बार है और मॉड बिट भी 0 है, आई के ऊपर बार लगा हुआ है, मॉड बिट भी 0 है और T3 क्लॉक पल्स पर, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इफेक्टिव एड्रेस उसके पास ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए T3 क्लॉक पल्स पे कोई काम नहीं हो रहा होगा। लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। फिर उसके बाद जो है एक और चीज देख लें, D7 पे अब बार नहीं लगा हुआ, D7 है, तो D7 का मतलब है ये एक्टिव है। इस वजह से ये जो है अब मेमोरी रेफरेंस नहीं है, अब ये रजिस्टर रेफरेंस हो सकती है, इनपुट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन हो सकती है। तो आगे मॉड बिट बताएगी ये कौन सी इंस्ट्रक्शन है। तो मॉड बिट के ऊपर आई बार लगा हुआ है, आई के ऊपर बार है, तो इसका मतलब है कि आई इज इक्वल टू 0 है। तो जब आई 0 हो और D7 एक्टिव हो तो फिर ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन बनती है। और क्लॉक पल्स कौन सी है? T3 क्लॉक पल्स है, ऊपर हमने चार्ट में यही देखा। तो उस वक्त एग्जीक्यूट होगा रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। और आखिर में जो है ये वाला जो है D7 पे बार नहीं है, D7 एक्टिव है, इसका मतलब है कि ये रजिस्टर रेफरेंस या इनपुट आउटपुट हो सकती है। मॉड बिट भी जो है वो 1 है, इस वजह से ये इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। क्लॉक पल्स कौन सी होगी? T3 क्लॉक पल्स पर। जब ये कंडीशन एक्टिव हो तो फिर उस वक्त जो है वो एग्जीक्यूट होगी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। ये हमने पहले भी देखा था, जब कॉलन आता है तो इफ की कंडीशन आ जाती है, अगर ये हार्डवेयर फुलफिल होगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो फिर फला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी। जी भाई, क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, उसी के हवाले से फिर जो हमारे पास रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं उसको जो है वो यहाँ पर बता रहा है कि D7 जो है 1 होता है, अभी हमने देखा। आई मोड जो है वो 0 होता है, तो फिर रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन बनती है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर जो बता रहा है कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन है, ये सारी इंस्ट्रक्शन हम पीछे टेबल में देख के आए हैं। सब इंस्ट्रक्शन, ये सारी की सारी वही इंस्ट्रक्शन है, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन जो पीछे टेबल में दी हुई थी। टेबल कौन सा है? टेबल आपका 5.-2 है, उस टेबल के अंदर ये दी हुई है रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। कौन है? ठीक है। अब उसको जो है वो ये R से रिप्रेजेंट कर रहा है कि R फॉर रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। R से मुराद होगी कि R जहां पर लिखा होगा वो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगी। और यहाँ पर जो RB11 लिखा हुआ है क्लियर एक्यूमुलेटर के लिए, वो आप देखें, यहाँ पे मैंने जो है वो नीचे एग्जांपल दी हुई है। हमने अभी रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के पहले भी बाइनरी कोड लिखा था, अभी दोबारा दिखा रहे हैं कि ये बाइनरी कोड है। पहला वाला कि ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, ये कंफर्म है ना आपको सबको? जी सर। हाँ, तो इसलिए क्योंकि जो है वो मॉड बिट 0 है और ऑपकोड जो है वो 7 है, तो इसलिए ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। आगे जो लिखा हुआ है B11, तो इसका मतलब है कि कह रहा है कि बिट नंबर 11 को एक्टिव कर दें। ये जो B11 लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि बिट नंबर 11 को एक्टिव कर दें और बाकी सब के सब जो है वो 0 होंगे। तो इसका कोड हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करूँ, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो ये 7 बनेगा, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो 8 बनेगा, बाकी आगे तो 0 0 ही है। तो 7800 हम इसका जो है वो हेक्साडेसिमल कोड तो देख ही चुके हैं पहले। अब वो कह रहा है कि ये जो कोड है उसको हम ये लिख रहे हैं R फॉर रजिस्टर रेफरेंस, और B11 का मतलब है 11 बिट ऑन होगी, 11 बिट एक्टिव होगी, इस वजह से ये RB11 हमेशा अब इस चैप्टर के अंदर, इस बुक के अंदर जो है वो क्लियर एक्यूमुलेटर वाली इंस्ट्रक्शन ही होगी।
क्लियर एक्यूमुलेटर बोल दें, 7800 कह दें, RB11 कह दें, एक ही बात है। ठीक है भाई। ऐसे ही जो है वो अगली इंस्ट्रक्शन RB10 है। तो अब इसमें देखें कि बिट नंबर 10 को एक्टिव किया गया, सिर्फ बिट नंबर 10। उसके बाद नीचे जो है वो RB9 लिखा हुआ है, तो बिट नंबर 9 को एक्टिव किया गया। उसके बाद लिखा हुआ है RB8, तो इसका मतलब है 8 बिट को जो है वो एक्टिव किया गया। तो इंस्ट्रक्शन अलग अलग मौजूद है। क्लियर एक्यूमुलेटर है, क्लियर जो है वो ओवरफ्लो फ्लैग है, कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक्यूमुलेटर है, कॉम्प्लीमेंट जो है वो ओवरफ्लो है, सर्कुलर लेफ्ट, सर्कुलर राइट, इंक्रीमेंट, स्किप वाली इंस्ट्रक्शंस हैं। ये सारी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन वही वाली हैं जो हमने 5-2 टेबल में देखी थी। अच्छा, हर इंस्ट्रक्शन में जो है वो हो क्या रहा है वो भी यहाँ पर जो है वो डिटेल लिखी हुई है यहाँ पर कि काम क्या होगा। तो यहाँ पर हर इंस्ट्रक्शन के बारे में मेंशन किया हुआ है कि जब मैं क्लियर एक्यूमुलेटर की बात कर रहा हूँ तो एक्यूमुलेटर क्लियर हो रहा है, एक्यूमुलेटर में जीरो जा रहा है। जब मैं CLE लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है ओवरफ्लो को मैं क्लियर कर रहा हूँ। जब CMA लिख रहा हूँ तो CMA का मतलब यह है कि कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर हो रहा है। एक्यूमुलेटर पे जो है वो कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको जो है इन्वर्ट कर रहे हैं उसको। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, मैं इस पे डैश कैसे डालूं? डैश डाल दें। यार ये फिगर है, फिगर को मैं दोबारा बना के मैं डालूंगा। ये AC की वैल्यू इन्वर्ट होगी और फिर उसके बाद AC में चली जाएगी, ये क्लियर एक्यूमुलेटर होगा। ठीक है, इस तरह से होगा, या फिर इस पे बार बनाना पड़ेगा मुझे, तब जाके सही होगा। अभी ये जो है वो कोड गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जो चीज है बुक से आप टैली कर लेंगे तो क्लियर एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और फिर वापस एक्यूमुलेटर में डाल देंगे, ये काम होगा। और इसी तरह से ये भी गलत लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो को कॉम्प्लीमेंट अगर करना है तो इधर भी मुझे जो है ई बार लिखना होगा, यहाँ पे भी गलती है। ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, अपने पास नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद जो है वो सर्कुलर राइट, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक बता के आगे कंटिन्यू आगे करेंगे। आगे कहाँ से, टाइम भी नहीं बचा अभी। सर्कुलर राइट, सर्कुलर राइट का मतलब ये है कि हमने जो है वो उस वक्त 3 तरह के सर्कुलर ऑपरेशन देखे थे चैप्टर 4 में। कौन कौन से? शिफ्ट ऑपरेशन 3 तरह के देखे थे चैप्टर 4 में, कौन कौन से? कहाँ चले गए? गूगल से पूछने लग गए, सारा कुछ गूगल थोड़ी बताता है। सर दोबारा पूछिएगा, क्या पूछा आपने? मैं पूछ रहा हूँ कि हमने चैप्टर 4 में शिफ्ट ऑपरेशन 3 तरह के देखे थे, वो कौन कौन से हैं? सर्कुलर शिफ्ट, लॉजिकल शिफ्ट और Systematic. अरिथमेटिक Left, शिफ्ट। left, right. Yes, sir. एक था सर्कुलर शिफ्ट, एक था लॉजिकल शिफ्ट और एक था अरिथमेटिक शिफ्ट। अरिथमेटिक शिफ्ट जो है वो सबसे थोड़ा सा मुख्तलिफ था, क्योंकि वो साइन नंबर के ऊपर शिफ्टिंग होती है। जब हमने रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर के बारे में पूछा था, याद है? अब तो याद आएगा। तो किसी को रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर के, रिंग काउंटर मैंने बताया था और जॉनसन काउंटर कहा था क्या, दूसरा काउंटर कौन सा होता है? तो जॉनसन काउंटर किसी ने रिप्लाई नहीं किया था। रिकॉर्डिंग सुन लिया करें भाई। Yes, sir. इतनी सारी वीडियो डाली है, किसी ने भी रिकॉर्डिंग नहीं सुनी अभी तक।
यहाँ पर जो है वो जिस तरह से सर्कुलर राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है RB7 पे, तो RB7 के लिए जो है वो यहाँ पर ये देखें कि जो एक्यूमुलेटर में वैल्यू पड़ी हुई है वो शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वापस AC में डेटा आ रहा है। ठीक है, तो जब मैं शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो जो डेटा है वो आखिरी वाली जो बिट होगी वो तो बाहर निकल जाएगी ना, वो जो लास्ट बिट पड़ी हुई होगी, वो लास्ट बिट को मुझे जो है वो डालना कहाँ पर है, वो ई में डालना है। ठीक है, और फिर ई की वैल्यू जो है वापस A0 के लोकेशन पे डालनी है। ये काम करेंगे तो फिर जो है वो सर्कुलर राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अदरवाइज ओवरफ्लो वाली बिट जो है वो जाया चली जाएगी। वो ओवरफ्लो वाली बिट मुझे जाया नहीं करनी है, वो रखनी है अपने पास, क्योंकि 16 बिट में एक्यूमुलेटर में वैल्यू पड़ी हुई है और एक बिट जो है वो ओवरफ्लो में पड़ी हुई है। और अगर ओवरफ्लो पहले से खाली था तो फिर जो है वो अभी जो आपने जो है वो शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो ई में चली जाएगी। तो ई वाली बिट भी तो काम किया ना, वो भी यूज करनी है मैंने। तो ये सारे माइंड में जो है वो चीजें रखनी होंगी, तभी जो है वो हम अपना हार्डवेयर को बना सकेंगे या अगले चैप्टर में असेंबली लैंग्वेज इसकी जो है वो कर सकेंगे। ये हर काम जो हो रहा है, हर स्टेप पे किस क्लॉक पल्स पे क्या क्या काम हो रहा है, ये सारी डिटेल जो है यहाँ पर मेंशन है इस टेबल पे। आपको पढ़ के आना है। ये टेबल मैं अपडेट कर दूंगा इंशाल्लाह। ये जो गलत बना हुआ है इसको अपडेट कर देंगे तो मॉडिफाई हो जाएगा। अभी भी बहुत कुछ बाकी है। पाँच मिनट और चाहिए मुझे आपके, मुझे अगला टॉपिक भी बताना है। ओह, ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं। मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, पहले टेबल में गुजर चुकी हैं। एंड, ऐड, लोड एक्यूमुलेटर, स्टोर एक्यूमुलेटर, ब्रांच अनकंडीशनल, ब्रांच कंडीशनल, BAUN और BSA, और इंक्रीमेंट स्किप F0। ये इंस्ट्रक्शन जो हैं वो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं, और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं। D0 से लेकर D6 दिया हुआ है जो है, ये सारी की सारी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे डिपेंड करता है कि जो है वो इफेक्टिव एड्रेस है या नहीं है भी इफेक्टिव एड्रेस। क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, वो बता रहा है कि मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन क्या होगा। एंड ऑपरेशन का मतलब ये है कि एक वैल्यू AC में पड़ी हुई है और एक वैल्यू जो है वो DR में पड़ी हुई है। कहाँ लिखा हुआ है DR? नहीं लिखा हुआ है ना। हम क्या करते हैं, इसको ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले पहला डेटा जो है वो मेमोरी से उठा के DR में आता है, DR से AC में डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद अगले स्टेप के अंदर जो है नया डेटा उठा के A एंड B करना है ना मुझे, तो फिर A को उठा के पहले एक्यूमुलेटर में डाल दिया, अब जो है फिर B को उठा के मैंने DR में डाल दिया। तो अब जो MAR लिखा हुआ है ये मेमोरी की लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है, वो DR में पड़ा हुआ है। तो ये दोनों नंबर जो है वो एंड होंगे, और एंड होने के बाद वापस रिजल्ट एक्यूमुलेटर में आएगा। लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ये किस क्लॉक पल्स पर होगा उमर? ये काम किस क्लॉक पल्स पर होगा? T0 पे होगा, T4 पे होगा, T10 पे होगा? कौन सी क्लॉक पल्स पे होगा ये काम? सर T0। नो, बिल्कुल नहीं। पूरी तरह ध्यान नहीं है, पूरे तरीके से ध्यान नहीं है किसी का भाई। इंस्ट्रक्शन जो है फैच, डिकोड और टाइप पता करने के बाद ये T3 क्लॉक पल्स तो काम हो गया था। हमने कहा था इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी रेफरेंस है एग्जीक्यूट कब होगी, ये देख लें। कौन सी क्लॉक पल्स लिखी हुई है उमर? फोर।
उमर, सर डी T4 जी T4। सर, जी सर। हाँ, अगर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगी तो T4 से एग्जीक्यूट होने शुरू होगी, और अगर जो है वो रजिस्टर रेफरेंस और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है तो फिर T3 क्लॉक पल्स पर एग्जीक्यूट होगी। ये जी लिखा सर। हुआ। तो टी जी नॉट पे कैसे हो सकती है भाई? टी नॉट पे तो जो है अभी इंस्ट्रक्शन उठा के मैं आईआर में लाया ही नहीं, और फिर जी आईआर जी में आएगी, आईआर में आने के बाद ट्रांसलेट होगी, फिर कंट्रोल यूनिट को पता चलेगा कि इंस्ट्रक्शन क्या करना है। तो फिर इसका मतलब है कि T4 क्लॉक पल्स पे काम होगा। ध्यान दें भाई, सारे के सारे जागते रहें। तो इसलिए ये सारे काम T4 क्लॉक पल्स से स्टार्ट होंगे, चाहे वो एंड ऑपरेशन है, चाहे वो ऐड ऑपरेशन है, चाहे वो लोड एक्यूमुलेटर है, सारी इंस्ट्रक्शन T4 क्लॉक पल्स पर हो रही होंगी, क्योंकि ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। तो इसको मैं एक बता रहा हूँ, बाकी आपने खुद ही प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो ये देखें यहाँ पर ये काम हुआ D0 और T4। ये D0 का मतलब क्या है? एंड ऑपरेशन। जब D0 डिकोड होगा तो हमेशा एंड ऑपरेशन ही होगा ना। इसका कोड हमने 000 लिखा था। वो जो टेबल है आपके पास 6-2 वाला टेबल के अंदर देखें, वहां पर हमने 0 ही लिखा था ऑप कोड इसका, एंड का। वो मैंने चेंज नहीं किया, ये वही चीज लिखी हुई है। टेबल है आप लोगों के सामने, बुक खोली हुई है आप लोगों ने? नहीं खोली हुई। तो टेबल जो है वो 5.2 जो है, उस टेबल के अंदर एंड की जगह पर ये लिखा हुआ है, 0 कोड ही लिखा हुआ है। तो D0 और T4 क्लॉक पल्स T4 होगी, और D0 जब डिकोड होगा तो उस वक्त ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा कि पहले जो डेटा है वो मेमोरी की इस लोकेशन से उठा के डीआर में डाल दिया जाएगा। डीआर में ही आता है डेटा। ये भी हार्डवेयर का प्रॉब्लम है, हार्डवेयर के अंदर डायरेक्टली कनेक्टेड डीआर ही है, और कोई भी नहीं। तो डीआर में डाला, और फिर जो है उसके बाद जो है वो अगला डेटा जो है वो एसी में बढ़ा हुआ था। तो T5 क्लॉक पल्स के ऊपर D0 अगर एक्टिव होगा, T5 क्लॉक पल्स आएगी, उस वक्त एसी और डीआर में लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। एंड का सिंबल भी देख लें, ये भी हमने चैप्टर 4 में देखा था। अगर किसी ने भी पढ़ना शुरू नहीं किया तो ये देख लें, ये एंड ऑपरेशन है। ऊपर की तरफ कर देंगे तो ये और ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन, और वापस रिजल्ट एसी में जा रहा है। और जैसे ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, काम हो गया ना भाई, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई, तो जैसे ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई तो सीक्वेंस काउंटर को आप खाली कर दें, 0 कर दें। तो इसका मतलब है अगर मुझे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मुझे 6 क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ेगी, T0 से लेकर T5 तक। तो 6 क्लॉक पल्स में ये काम होगा। तो सिंगल क्लॉक पल्स में नहीं काम होगा, ये 6 क्लॉक पल्स में ये काम होगा। तो जब मैं एग्जाम में आपसे पूछता हूँ, जब मैं आपसे क्विज में आपसे पूछता हूँ कि एंड ऑपरेशन किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, तो आपको T0 से लेकर T5 तक के सारे ऑपरेशन बताने पड़ेंगे। ऊपर जो पीछे चार्ट में गुजरे वो, और T4 पे क्या होगा और T5 पे क्या होगा, ये सारा ऑपरेशन आपको बताना पड़ेगा। तो एग्जाम आपका जो है वो फिजिकली होने जा रहा है, तो इस वजह से अब ये सवाल मेरा बनता है एग्जाम के अंदर। लेकिन अगर एग्जाम जो है वो आपका ऑनलाइन होता तो मैं ये सवाल जाहिर है आप लोगों से नहीं पूछ सकता था कि एंड ऑपरेशन कैसे एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि वो आप जो है वो बुक से कॉपी पेस्ट कर देते। ठीक है ना? तो ये आपको याद करने पड़ेंगी सारी इंस्ट्रक्शंस, कि कौन सी इंस्ट्रक्शन क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, किस क्लॉक पल्स पे क्या हो रहा है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपने देखनी है, बुक के अंदर हर एक के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। बुक में हर एक के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, और मेरी स्लाइड पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। बुक में पढ़ेंगे तो थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा, लेकिन समझ ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगा, क्योंकि उसको वर्डिंग में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, इस तरह भी बताया हुआ है, ऐसे भी डिफाइन किया हुआ है। लेकिन साथ में अगर कहीं पर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये काम क्यों हो रहा है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन नीचे जो है वर्डिंग में दी हुई। तो 6 की 6 इंस्ट्रक्शन जो है वो सारी की सारी आपको पढ़ के आनी है, क्विज यहाँ तक हो पाएगा।
इस जगह ये सारी इंस्ट्रक्शंस के बारे में एक्सप्लेन किया। और सबसे मुश्किल इंस्ट्रक्शन जो है इसमें दो ही हैं, BSA और ISZ। बाकी तो आसानी से समझ में आ जाएंगी। ये BSA कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है, और इंस्ट्रक्शन को स्किप करने की इंस्ट्रक्शन क्या है। होता है ना कि अगर नंबर जो है वो i की वैल्यू 10 हो गई है तो प्रोग्राम को खत्म कर दे, और अगर i की वैल्यू 10 नहीं है तो फिर प्रोग्राम को दोबारा रिसाइकिल कर दे। जैसे हम कहते हैं अपना नाम 10 मरतबा प्रिंट करना, तो अगर 2 मरतबा हुआ है तो फिर 3 मरतबा हुआ है, 4 मरतबा हुआ है तो फिर प्रोग्राम एंड नहीं होगा ना। जब 10 मरतबा प्रिंट हो जाएगा तो उसके बाद प्रोग्राम को एंड कर दे। तो इफ की कंडीशन वहां पर भी आती है, और आप जो है वो मुख्तलिफ कंडीशन लगा रहे होते हैं। तो ISZ इसी काम के लिए यूज किया जाता है। जी, मोहम्मद शमीर। प्रेजेंट नहीं, सर। सर मैं फर्स्ट में भी था। कहाँ तुम्हारा तो नेट बंद हो गया था। सर मैंने जनरेटर वाले को बुलवा के ना जनरेटर सही करवा के फिर ऑन कर। इतनी आ गया जल्दी था, ये डेट काम हो पे गया, है। वाह वाह, जबरदस्त यार। मैं यही कह रहा था, मैंने कहा कि व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए है डेटा कनेक्शन, क्लास लेने के लिए डेटा कनेक्शन नहीं है। सर हैं? यूफोन फ्री दे देते हैं ना व्हाट्सएप। तो भाई तो जो है वो अगर मोबाइल में हो तो लैपटॉप कनेक्ट हो जाता है ना हॉटस्पॉट के साथ। और अगर जो है वो लैपटॉप नहीं है तो फिर मोबाइल से जो है वो मीटिंग अटेंड हो जाती है। सर व्हाट्सएप सिर्फ आप यूज कर सकते हैं, वो डेटा कनेक्शन ऐसा होता है फ्री। अरे 500-600 रुपए का कनेक्शन आता है, मंथली चलता है। 2 GB यस सर, आपको वो दे रहे होते हैं। सुपर कार्ड। हाँ, 2 GB आपको दे रहे होते हैं, वो इसी काम के लिए रखे ना। यस सर। ना देखें टिकटॉक। अब तो टिकटॉक की तरह और बहुत सारी चीजें आ रही हैं, वो बाकी कामों के लिए नहीं रख लें। नहीं नहीं सर। मोहम्मद हम्माद। हम्माद हैं क्लास में? नहीं है। अच्छा जी, नबिया हनीफ। प्रेजेंट सर। ओके। सकीना इस्लाम। प्रेजेंट सर। जी। अब्दुल वहाब। अरे भाई अब्दुल वहाब, प्रेजेंट सर। जोर से। प्रेजेंट सर। सो के उठे हो क्या? नहीं तो मेरी मैं बोल रहा था 3 4 बार बोला। अच्छा, मोहम्मद यूसुफ। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद उमर। प्रेजेंट सर। समीद रजी। प्रेजेंट। सारा खान। प्रेजेंट सर। हमजा कियानी। प्रेजेंट सर। ठीक। मोहम्मद सऊद। प्रेजेंट सर। ओके। फिजरा अजहर। प्रेजेंट सर। जी ओके। प्रेजेंट। और कौन रह गया? Sir, मैं रही मेरा नाम नहीं आया सुशांत 9024। 9024। 9024। हाँ ठीक है ना, जिशान यासीन मिनहास। ओके। और कोई? और किसी के तो नहीं रह गई? सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ जरा 2 मिनट दे दें मुझे। ओके ओके। क्या नाम है? अटेंडेंस है 6 7 10 10 6। ठीक है, कल शाम का मैं क्विज रख दूंगा और आपको व्हाट्सएप पे बता भी दूंगा इंशाल्लाह जब मैं क्विज अपलोड करूँगा। ठीक है जी, थैंक यू। आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी जिसको बात करनी है
कौन कह रहा था अभी? जी सर, मैं कह रही थी। मैं, नबिया, अच्छा ठीक है। जी जी। ओके। सर उस टाइम पे मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था और मतलब मेरे एमबीज वगैरह खत्म हो गए थे सुपर कार्ड के, और मैं सुपर कार्ड पे ही 2 दिन से क्लास ले रही थी क्योंकि इंटरनेट का ब्रेकडाउन वगैरह चल रहा है हमारे एरिया में। तो इस वजह से, और फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो पता भी नहीं था आपने क्वेश्चन वगैरह कुछ पूछा है, मेरा काफी देर से ही प्रिपेयर मीटिंग पे ही वो ब्राउज हो जा रहा था। मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको इसी वजह से ही सेंड करे थे। अच्छा सही है। तो भाई तो इत्तेफाक ऐसे कई बार हुए हैं ना, तो वो एक्सपीरियंस जो है जी फिर वो सर। मैं बता रहा होता हूँ। खैर है, कोई मसला नहीं। ठीक है ठीक है ठीक। नहीं नहीं, वो कोई सॉरी सर। अटेंडेंस आपकी लग गई थी। लेकिन जो जेन्युइन केसेस होते हैं, जो काबिल लोग होते हैं वो बाद में रिप्लाई कर देते हैं ना। और 4 मरतबा फिर भी तो मैंने आपसे सवाल पूछा, तो उसमें अगर रिप्लाई आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर वो पिछली चीजें जो है सर डाउट हो जाती ऑब्वियसली है। आप कुछ पूछते हैं तो हम रिप्लाई वगैरह कर रहे होते हैं, अगर नहीं आता है तो जब भी बोलते हैं, ऐसी कोई रिप्लाई बात करना नहीं चाहिए, है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। पूछा था तो मैंने लेफ्ट करा था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। वो शुरू शुरू में बहुत ज्यादा कार्टून बने थे ना ऑनलाइन क्लासेस के। जी जी सिस्टम सर, आप सही सिस्टम कह रहे हैं। हैंग बन जाता हो जाता था, ड्रामेबाजी जो है वो चल रही होती थी। तो इस तरह के बहुत सारे कार्टून बने हैं, तो वो चल रहा है। खैर है, कोई मसला नहीं। और किसी का कोई सवाल? ठीक है जी, क्लास ऑफ कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।